आयजा बेगम के अंदर एक इज़्तिराबी कैफियत परसों रात से ही पिन्हा थी, जब उन्होंने इत्तफाकिया तौर पर रूहा की गुफ्तगू सुनी थी। फिर बज़ाहिर उनको बहुत कुछ सुनाकर रूहा ने उनसे माफ़ी मांग ली थी और अपने गलत फेल से भी मुनहरिफ हो गई थी। उनके गले लगकर कितनी देर अपनी गलतियों का एतराफ करती रही थी। उसकी इस इजहार शर्मिंदगी से वो भी किसी हद तक बहल जरूर गई थी, लेकिन दिल में कसक जरूर थी कि उसने जिस लड़के की मोहब्बत में घर से फरार होने को घर वालों को मोहब्बत पर तरजीह दी है, वो किस तरह इतनी जल्दी और इस तूफानी मोहब्बत से किनारा कशी इख्तियार कर सकती थी। उनकी कसक बेजाना थी। उन्होंने आज ही रूहा को उस लड़के के साथ कॉलेज से वापसी पर देखा था और वो दोनों बातों में इस तरह मगन थे कि वो टेरेस पर उनकी मौजूदगी को भी फरामोश कर चुके थे। आयशा ने फैसला किया कि वो जाकर रूहा की वालिदा हाजरा बेगम को तमाम सूरत हाल से आगाह करें। वो शाम के ढलते साए में उनके घर दाखिल हुई थी। रूहा को उनको देखते ही बुरा सा मुंह बनाकर वहां से चली गई। हाजरा बेगम उनको लेकर लाउंज में चली आई। लेक स्लेक के बाद कुछ इधर उधर की बातें हुई और फिर इस दौरान वो उनको असल बात बताने के लिए लफ्जों के चुनाव में लगी हुई थी। जिस अज़म से वो घर से निकली थी, अब वो कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा था कि एक माँ से उसकी बेटी के किरदार के मुतालिक बात करना इतना आसान ना था जितना उन्होंने समझ लिया था। लेकिन बात तो करनी थी, और जब बात की तो जवाबन और जो रद्द अमल आया वो उनको सुनकर गुंग रह गई थी। शर्म आनी चाहिए आपको। आयजा बेगम आपकी बेटी नहीं है तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप दूसरों की बेटियों पर तोहमत लगाती फिरे। मैं क्यों तोहमत लगाऊंगी? जो सच है वो आपको बता रही हूँ ताकि आपके घर की इज्जत महफूज रहे। वो लड़का रूहा को बहका रहा है और बस मैं आपकी जुबान खींच लूंगी जो आपने मेरी मासूम बेटी का नाम किसी आवारा लड़के के साथ लिया। हद हो गई। इतनी दीदा दलेरी और बेशर्मी की कि मेरे घर में बैठकर मेरे ही सामने मेरी बेटी को रुसवा कर रही हो तुम। हाजरा बेगम ने बहुत तेजी से अपना रवैया और लहजा बदला। आयजा बेगम हक दक रह गई। उनके रवैये में इतना जारहानापन था कि वो अपने दफा में एक लफ्ज भी ना कह पा रही थी। यानी उनका सच ही उन पे भारी पड़ गया था। तुम क्या समझती हो मैं तुम्हारे बारे में जानती नहीं हूँ? सब मालूम है मुझे। तुम एक बद किरदार और बद चलन औरत थी, बल्कि इस हद तक गिरी हुई औरत जिसके मरासिम घर के मुलाजमीन के साथ भी थे, और इसी बिना पर तुम्हें तलाक हुई। और यही नहीं, तुम्हारी बहन ने भी यही गुल खिलाए और तुम्हारी फैमिली को मोहल्लेदारों ने जलील करके मोहल्ले से निकाल बाहर किया था। ये लफ्ज तोप के गोले बनकर उनके अंदर की दुनिया को तहबाला कर रहे थे। वो माजी मिट्टी में दफन कर आई थी। फिर ये किस तरह जाहिर हुआ था? वही बात है, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। गुनाह 7 पर्दों में भी किया जाए तो छुप नहीं सकता। तुम क्या समझती हो एक उम्र अयाशी में गुजारने के बाद दूसरों पर इल्जाम लगाकर खुद को नेक परवीन साबित करोगी? ये सब तुम्हारी भूल है। अगर मेरी बेटी मुझे पहले ही ये सब ना बता देती कि तुम किस किस तरह से उसको तंग करती रही हो, मैं ला इल्म होती तो तुम्हारी बात पर फौरन यकीन कर लेती। शुक्र है रात ही उसने मुझे सब बता दिया था। इसीलिए उसी लम्हे रूहा वहां आकर उनके पीछे खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर बड़ी भरपूर चुराने वाली मुस्कुराहट छाई हुई थी। आंखें कामयाबी से चमक रही थी। मैं आपके घर में मौजूद उन दोनों लड़कों का ख्याल करके आपको यहाँ से खामोशी से जाने का कह रही हूँ कि वो लड़के शरीफ और इज्जतदार हैं। वरना जो हरकत आपने की है उस पर मैं सारे पड़ोसियों को आपके सारे पिछले करतूत से आगाह करती और बताती कि किस कदर फितना परवर औरत हैं आप। समझ आ गई आपको? मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। रूहा ने बहुत मासूमियत से जताया था। हैरत अंगेज बात यही है, सिर्फ उन्होंने ही तुम्हें उस लड़के के साथ आते जाते देखा। पड़ोस में रहने वाले किसी भी मर्द और औरत तुम नजर ना आई, ना ही वो लड़का दिखाई दिया तो सिर्फ उनको, और सबकी आंखें फूट गई थी। ढेरों लोग आते जाते हैं, उनमें से कोई एक तो देखता।
छोड़े मम्मा, क्यों ला हासिल बहस को तूल दे रही हैं? मुझे शक होने लगा था ये मोहतरमा जल्द ही आपके पास आने वाली हैं, इसीलिए मैंने आपको इनकी झूठी बातों से इन्फॉर्म करना जरूरी समझा था। आज सच को बुरी तरह शिकस्त हुई थी। हकीकत के बावजूद मक्कारी के लबादे में छुपा दिया गया था। लफ्ज मुंह छुपा कर रह गए थे। वहां से निकलते ही टांगों पर मनो भारी वजन आ गया था। एक एक कदम उठाना दुश्वार हो रहा था। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। वो गेट से बाहर निकल ही रही थी, मां अनकरीब से ही रूहा की आवाज सुनाई दी। उन्होंने मुड़कर नहीं देखा और गेट से निकल गई। उनका दिलो दिमाग ठिकाने पर कहाँ था। हर सू उन्हें धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था और दिमाग में साए साए की आवाजें गूंज रही थी। डगमगाते कदमों के साथ वो घर पहुंची और खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उस वक्त उनको अपना चेहरा, अपना वजूद स्याही में लथपथ दिखाई दे रहा था। वो किसी से सामना करना नहीं चाहती थी। वक्त के हेर फेर से वो आजाद हो गई थी। उस पर उन दिनों ये मेहरबानी की गई कि दरवाजा तो अमूमन बंद ही रहता था, मगर वो लोहे की सलाखों वाली लकड़ी की खिड़की जिसके पट बाहर से ही खुलते थे, सुबह वो पट खोल दिए जाते थे, जिससे सहन का मामूली सा हिस्सा दिखाई देता था और यही सुबह शाम और रात होने का भी पता देता था। वरना कमरे में ऐसी कोई जगह ही ना थी जहां से वो आजादी हासिल करने का कोई जरिया ढूंढ सकती या बाहर का नजारा कर सकती, कि ऐसा कोई रीजन तक ना था। खिड़की से सर्द हवाएं टकरा कर कमरे को यखबस्ता कर रही थी। सोहनी आज के लिए गुलाबी रंग का सूट लाई थी, जिसकी कमीज और शॉल पर दीदा जेब सिंधी कढ़ाई शोख रंगों के धागों और शीशों से की गई थी। वो सूट उसकी मोतिया जैसी रंगत पर खूब खिल रहा था। वो अपने रूप की रोशनी से बेखबर खिड़की से बाहर झांक रही थी, जहां से उन माँ और बेटियों की बातों की आवाजें आ रही थी। वो अपनी मादरी जुबान में गुफ्तगू कर रही थी, जिसका एक लफ्ज भी उसकी समझ में नहीं आ रहा था। शाम होने वाली थी, धूप सिमटने लगी थी। वो खिड़की से हटकर बेड पर कंबल ओढ़कर लेट गई और खासी देर तक खिड़की में खड़े होने के बायस टांगें दर्द करने लगी थी। वो सोचने लगी, क्या अजीब बात है, कल तक वो और मम्मा वक्त के तेजी से गुजरने से नाला थी। हर लम्हा उनको यही शिकायत थी कि वक्त पर लगाकर उड़ रहा है, और अब ये आलम था कि यही वक्त किसी चट्टान की तरह जम कर रह गया था, जो पिघल कर न दे रहा था। वो सोच ही रही थी, ना मालूम माँ का क्या हाल होगा। उनके आंसू भी उनकी तरह अंदर ही अंदर गिर रहे होंगे। अब्बू और भाई तो अब तक उस पर लानत भेज कर बैठ गए होंगे, मगर सफीर ख्वाब में भी माफ करने वाला नहीं है, दोबारा नहीं मान सकता। किस तरह शिकस्त कबूल करने का हौसला उसमें नहीं है, और खुद को हारा हुआ मानने में क्यों कर उसका मुकाबला किसी बराबर के फर्द से नहीं था। उसका मुकाबला तो एक ऐसी लड़की से था जो अर्जा सा वजूद रखती थी, जिसकी घर में पड़े फालतू सामान की सी हैसियत थी, जो बिन मांगी दुआ की तरह उनकी झोली में आन गिरी थी, जिसको बारहा उस शख्स ने लूट का माल समझकर लूटना चाहा था, और वो हर बार शायद माँ की दुआओं के हसार के तुफैल बच जाती थी। वो किसी नाअसूदा भेड़िए की तरह दुम दबाकर भागता दिखाई देता था। वो भी शुरू सर्दियों की एक उदास शाम थी। अम्मी और अब्बू नाना की तरफ गए थे। शर्जील जिम गया हुआ था। वो घर में तन्हा थी। उसने थोड़ी देर पहले ही शावर लिया था। बाल ट्राई करके मगरिब की नमाज अदा की थी। नमाज से फारिग होने के बाद उसने शॉल और अपर उतार कर बेड पर रखे थे। खुद सिंगार मेज के सामने बैठकर ब्रश करने लगी थी। माँ अन कमरे का दरवाजा खुला था। उसने चौंक कर देखा और दूसरे लम्हे उसकी आंखें खौफो हैरत से फैल गई। आने वाला सफीर था, जिसने सरायत से दरवाजा बंद कर लिया और फिर पल भर में किसी छलावे की तरह पहुंचकर उसकी आंखों में देखकर बोला था, कभी इतना खूबसूरत मर्द नहीं देखा। जो हैरत से आंखें फट गई हैं। बाय द वे, मुझे यकीन था मुझे इस तरह देखकर तुम खुशी से इसी तरह रिएक्ट करोगी। वो उसकी कुर्सी पर हाथ मजबूती से रखता हुआ शौकी से गोया हुआ। आप
आप अंदर कैसे आए? सब दरवाजे बंद थे। वो शीशे में अपने अक्स पर उसकी गिरी हुई निगाहों से बुरी तरह खौफजदा होकर इस्तफसार करने लगी कि उन आंखों में हीवानियत रोशन थी। चाबी से सब लॉक्ड ओपन होते हैं, सो मैंने भी एक दिन सुनहरी मौके से भरपूर फायदा उठाते हुए चचा जान की चाबियां उड़ाकर सबकी डुप्लीकेट बनवाई, और जिस खामोशी से ऑफिस की दराज से वो चाबियां निकाली थी, इसी तरह वापस रख दी। और उस दिन से ही इंतजार करने लगा कि कब ये गोल्डन चांस मिलता है। चंद माह बाद आज ये ख्वाहिश पूरी हुई है, जिसके साथ दूसरी ख्वाहिश भी पूरी होगी। इसकी आंखों की मुकरवा चमक मैंने खेज हो गई थी। अम्मी अब्बू आपके घर ही गए हैं। जब ही तो मैं आपके घर आया हूँ। वो उसकी बात कता करके हंसा था और उसके स्याह बालों के आबशार को हाथों में समेट कर सूंघते हुए आंखें बंद कर ली थी। सफीर भाई, दिमाग खराब हो गया है आपका, बाल छोड़े मेरे। उसने झटके से बाल छुड़ाए और भागकर बेड पर पड़ी शॉल और अपर उठाना चाहा, जो उससे कबल उचक कर सफीर ने उठा लिए थे। शर्म आनी चाहिए आपको, आपकी बहन हूं मैं, आपके बाप का खून, इस खून की कसम है आपको। आप इस खून की लाज रख ले और चले जाए यहाँ से। मारे हया और गुस्से के वो थर थर कांप रही थी, और इसी असना में जाए नमाज उसने अपने आगे बिछाई थी। किसका खून और कैसा खून? डार्लिंग, तुम्हें तुम्हारे बाप भाई अपना खून नहीं मानते, तो मेरा बाप किस तरह अपना खून मान ले? उसके हलक से बार बार कह के उबल रहे थे। वो अपनी यकीनी फतह से फूले न समा रहा था कि वो आज अपने मकसद में कामयाब होने वाला था। कोई आहट, कोई रुकावट उसकी राह में हाइल ना थी। देखो, मैं तुम्हारी कोई फजूल बकवास सुनने नहीं आया हूँ। चुपचाप मेरी बात मान लो, वरना मैं जबरदस्ती करने से बाज नहीं आऊंगा। बहुत मेहनत के बाद ये चांस मिला है, जो मैं किसी सूरत भी जाया नहीं करूंगा। उसने अब के नरमी से कहा। हरगिज नहीं, मर जाऊंगी मगर आपको आपके मुकरवा अज़ाइम में कामयाब होने नहीं दूंगी। वो बेहद खौफजदा होने के बावजूद मजबूत लहजे में गोया हुई थी। उसकी सांस सूखे पत्तों की तरह मुंतशिर थी। दिल किसी कश्ती की तरह डूबा और उबर रहा था। सुनो, तुम मेरी ख्वाहिश पूरी किए बिना मर नहीं सकती। हर फरौन को ऐसे ही झूठे जुल्म हुआ करते हैं। अच्छा, तुम खुद को मुझसे बचा लोगी? उसका कहका उभरा। मैं नहीं, मेरा अल्लाह बचाएगा मुझे। उसी पल उसने लंबी जिस्त लगाकर उसको पकड़ना चाहा था कि मां अन कारपेट अपनी जगह से खिसका और वो बेहंगम आवाज निकालता हुआ कारपेट पर गिरा। साथ ही उसकी कराहें भी कमरे में गूंज कर रह गई। वो मुंह के बल गिरा था और खून का फुवारा सा बह निकला था। ये मौका लिजा को अल्लाह की मदद महसूस हुआ और भागकर अटैच्ड बाथ की तरफ बढ़ी और अंदर से चुटखनी चढ़ाई और दरवाजा बंद करने के साथ, और जैसे ही वो चुटखनी लगाकर दूर हुई, उसी लम्हे उसने बाहर से लाते मुक्के बरसाने शुरू कर दिए थे। दर्द भरे लहजे में भी मगलजात बक रहा था। वो दोनों हाथों से चेहरा ढांपे रोती रही थी। साली बिच, अब तो मेरे हाथों से निकल नहीं सकती। अगर तू मर भी गई तो कब्र से निकाल कर तेरा मुंह काला करूंगा। तेरी वजह से मेरी नाक से खून बह रहा है। तेरा हशर खराब किए बिना मुझे किसी तरह सुकून नहीं मिलेगा। अभी भी वक्त है, बाहर आ जा, सब भूल जाऊंगा। अगर बाहर ना आई तो फिर मैं तेरा हशर बिगाड़े बिना मरूंगा भी नहीं। वो बहुत जिद्दी और अजियत पसंद था, जो अपने जख्मी होने के बावजूद अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। मगर कब तक तकलीफ भरने के बायस वो धमकियां देता हुआ चला गया। उसके जाने के यकीन होने के बाद भी वो उस वक्त तक अटैच्ड बात से ना निकली जब तक अम्मी ने आकर दस्तक ना दी, और जब वो बाहर निकली तो उनसे लिपट कर रोती रही थी। अरूसा बेगम, जो कमरे की अबतर हालत देखकर परेशान हो रही थी, मुतजाद इस पर लिजा की बदहवासी और बहते आंसुओं ने अंदेशों में मुब्तला कर दिया था, और उसने हकीकत बताई तो उनके कदमों तले जमीन निकल गई थी। अम्मी अब्बू अब भी मेरी साइड नहीं लेंगे। सफीर भाई की बुरी नीयत का उनको मालूम ना होगा। उनके सीने पर सर रखे फरियाद कुना थी। नहीं मेरी बच्ची, वो भी बेख्तियार रो रही थी। इतनी संग दिली भी किस बात की? क्या मैं उनकी बेटी, उनकी इज्जत नहीं हूँ? ऐसा मेरा क्या जुर्म है जो अब्बू अब भी मेरी हमायत नहीं करेंगे? वो फट पड़ी थी। ऐसी बात नहीं है, तुम हमारी बेटी हो, हमारी इज्जत हो। फिर इस खामोशी की वजह क्या है? मेरे कमरे की हालत, मेरा हाल देखकर भी अब्बू इस शैतान का गिरेबान पकड़कर नहीं पूछेंगे कि उसने इतनी बड़ी जसारत की कोशिश क्यों की? सारे सबूत मौजूद हैं।
वो हमारे सामने बिजनेस टूर का कहकर एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ था। अब डॉक्टर से मुलाकात के बाद वो फ्लाई कर चुका होगा। तुम्हारे अब्बू कभी यकीन नहीं करेंगे। उनको कमरा दिखाना भी किसी नए अजाब को दावत देना होगा, और यहाँ मैं मजबूर हूँ कि सच जानकर और देखकर भी तुम्हारे अब्बू से नहीं मनवा सकती। वो दोनों एक दूसरे से लिपट कर आंसू बहाने लगी थी। बाज़ औक़ात तकदीर भी बुरे लोगों का साथ देती नजर आती है। उस दिन से सफीर ने उसको अपनी जिद बना लिया था। अम्मी की पेशन गोई दुरुस्त साबित हुई थी। वो चंद हफ्तों बाद ही वापस आया था। उसके चेहरे पर कोई निशान तक न था। दरवाजे के करीब आती जूतों की मखसूस आवाज उसको माजी से हाल में ले आई थी। दरवाजा खुला और कोई आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो माजी की यादों में इस कदर महव थी कि अंधेरा होने पर लाइट भी जलाने का ख्याल ना आया था। अब इसी अंधेरे में दम साधे वो आने वाले को दबे दबे कदमों से अपनी तरफ बढ़ते हुए देख रही थी। जूतों की आवाज किसी मर्द की आमद को जाहिर कर रही थी, मगर अंधेरे में वो आहिस्तगी से आगे बढ़ता हुआ हयोला उस शख्स का नहीं था कि वो लंबा कद का स्मार्ट सा शख्स था, और ये हयोला किसी दरमियानी कद और फरबा जिस्म का मालिक था। वो आगे बढ़ते हुए एकदम रुका था। उसके पीछे भी कोई दाखिल हुआ था। वो भी उसके करीब आकर रुक गया था। फिर उनमें कुछ सरगोशियां हुई। फिर वो पहले वाला शख्स उसकी तरफ आया और हाथ बढ़ाकर उसका कंबल खींच लिया था। चांद जब रोग के सितारों से गले मिलता है, एक अजीब रंग की होती है फिजा शाम के बाद। मार देता है उजड़ जाने का दोहरा एहसास। काश हो कोई किसी से ना जुदा शाम के बाद। जैसे कंबल खींचा गया वैसे ही वो भी बर्क रफ्तारी से उठकर बैठ गई और कंबल खींचने वाले को देखकर हैरत से दंग रह गई थी कि आने वाला कोई मर्द नहीं, सोहनी थी। अरे तुम जिंदा हो? उसको उठकर बैठते देखकर वो तंजन अंदाज में गोया हुई, जबकि इस असना में हीर ने लाइट ऑन कर दी थी। मैं समझी मर गई होगी जो इतना अंधेरा होने पर लाइट नहीं जलाई। मुर्दों की मानिद अकड़ी पड़ी थी। जवाबन उसने उनको घूरने पर इक्तफा किया कि और कर भी क्या सकती थी। खाना ला रही हूँ, खा लेना। दोपहर को भी तुमने ढंग से नहीं खाया था। जब इतनी हमदर्दी कर रही हो तो ये क्यों नहीं बता देती कि मेरी सजा कब खत्म होगी, मुझे यहाँ से रहाई कब मिलेगी। सोहनी के रवैये में नरमी और गदासपन देखकर वो फौरन असल मौजू की तरफ आई। ये सवाल तुम हमसे 1000 बार पूछ चुकी हो, मगर अफसोस हम अपने साहिब से नहीं पूछ सकते। यही नौकर और मालिक में फर्क होता है। उसने कुछ तो बताया होगा मेरे बारे में। कोई तो बात की होगी कि क्यों मुझे अगवा किया है, क्या दुश्मनी है उसकी हमसे। उसको नरम देखकर लीजा को सवालात पूछने का हौसला हुआ। हमारा साहिब समंदर की तरह गहरा है, जिसकी खोज में जाने वाले डूबकर मर तो सकते हैं मगर गहराई मालूम नहीं कर सकते। फिर सियानों का कहना है जिस गांव जाना नहीं उसके कोस क्या मालूम करने। इसलिए हम अपने काम से काम रखते हैं, साहिब के काम से हमें कोई सरोकार नहीं। वो कहकर वहां से चली गई। लीजा गहरी सांस लेकर रह गई और सोचने लगी, ना मालूम जिंदगी में अभी और कितनी कठिनाइयां बाकी हैं। मुश्किलात एक के बाद एक अपने जलवे दिखा रही थी। सांसों की डोर जो नाजुक कहलाती है किस कदर मजबूत साबित हुई थी। सब कुछ सहकर लगता था मजबूत से मजबूत होती जाती है। जिंदगी के हर जबरो जुल्म को उसने खुंदा पेशानी से सहा था कि वो सब सहने के लिए माँ जैसी हमदर्दो गद्दाज हस्ती का हर दम सहारा साथ था। आज वो तन्हा थी तो खुद को बड़ी बेबस और लाचार महसूस कर रही थी। जिन लोगों के दम से मेरी जिंदगी थी रोशन, वही लोग आज मेरी निगाहों से ओझल हैं। भले हैं दूर रहते हैं लेकिन बहुत हैं पास। आंखें उनके साथ की यादों से बोझल हैं। वो चित लेटी छत पर किसी गैर मरी नुक्ते को घूर रही थी। आंखों के किनारों से आंसुओं की लड़ियां बह रही थी और अंदर ही अंदर आहें और सिसकियां मचल रही थी। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। सलमा बेगम की गुस्से से भरी तंज से लबरेज आवाज उनकी समातों में कोड़े बरसा रही थी। बड़ी आई मेरी मासूम बच्ची पर बद चलने के इल्जाम लगाने वाली। अपने गिरेबान में झांक कर दे तो तुम वो बदकार औरत है जिसकी आवारगी से घर के मुलाजिम भी महफूज नहीं रह सके।
ना मालूम किस किस के साथ मुंह काला करके आज शरीफ ज़ादी बनी बैठी है और हम पर उंगली उठाने आई है। लफ्जों की तलवार उनके जिस्म को जख्म जख्म किए हुए थी। लफ्जों की ताकत भी बड़ी मावराई अहमियत की हामिल होती है। ये कहीं हयात बख्श साबित होती है तो कहीं मार देती है। बेहद मजबूत ताल्लुक होता है हमारा लहजों लफ्जों के साथ। सलमा की आग के मानिद दहकते लफ्जों ने उनको माजी के जहन्नुम में फेंक दिया था। वो अज़ाबे माजी जिसे दामन छुड़ाकर वो बरसों पहले इस इलाके में आई थी, उनके आला इखलाक और पुरखुलूस तबीयत के लोग गर्विदा हो गए थे। उनका घराना एक मिसाली घराना था जो आधी रात को भी लोगों की मदद करने को तैयार रहता था। ना मालूम किस तरह से माजी की किताब सलमा बेगम के हाथ लग गई थी, जिसको वो कम ज़र्फी और बेरहमी की ऐनक लगाकर पढ़ चुकी थी और उनके अंदर माजी के दरीचे खुलते चले गए थे। जून का वो झुलसता हुआ दिन था। सूरज आग बरसा रहा था। सड़क दहकता तांबा बनी हुई थी। हवाएं नापैद थी। हब्सो गर्मी के बायस सांस लेना भी दुश्वार लग रहा था। ऐसे में वो पसीने में शराबूर रक्शे के इंतजार में हाथों में शॉपिंग बैग्स थामे निढाल खड़ी थी। मुझे लगता है आज सारे रिक्शे वाले मर गए हैं। घंटा भर होने को आ रहा है यहाँ खड़े खड़े, और रिक्शा है कि गधे के सींग की मानिद गायब है। तुम्हें कह भी रही थी शाम होने का इंतजार कर लो, मगर तुम्हें तो आदत है ना हथेली पर सरसों जमाने की। भुगतो अब, बल्कि साथ मुझे भी सजा मिल रही है तुम्हारे साथ आने की। आयजा ने शॉल से चेहरा साफ किया। आपी, आप तो मुझे डांटे जा रही हैं। जानती तो है ना मेरी फ्रेंड की बर्थडे के लिए गिफ्ट लेना जरूरी था, वरना मुझे खुद गर्मी बाहर निकलना कितना नापसंद है। हाँ तो कितनी दफा कहा था अपनी हैसियत के मुताबिक दोस्त बनाया करो। अब्बा कहते हैं चादर देकर पाँव पिलाए जाए, और उनको ऐसी दोस्तियां पसंद नहीं हैं। अम्मा की वजह से बची हुई हैं तुम्हारी ऐसी दोस्तियां। अब्बा तो एक सेकंड भी गवारा ना करें तुम्हारा अमीरों से मिलना जुलना। अब्बा को जब उम्रा से इतनी चिढ़ है तो फिर आपको क्यों अमीर फैमिली में ब्याह? तजाद है अब्बा की बातों में भी। ये सब नसीब के खेल हैं, और अब्बा को कोई चिढ़ नहीं है, वो बस एहतियातन ही कहते हैं अब देख लेना ना एक घंटे के लिए हम कितना ख्वार हो रहे हैं। माँ अन टायरों की तेज चिड़चिड़ाहट सुनाटे में गूंजी। अरे मियाँ, क्या मदहोश होकर गाड़ी चला रहे हो? सड़क और इंसानों में कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा है जो हम पर गाड़ी दौड़ाने की तैयारी कर रहे हो? वो बातें करते हुए नामालूम किस वक्त सड़क पर निकल आई थी और करीब आती कार से टुकराते टुकराते बची थी। आयजा गुस्से से चीख कर गोया हुई। मैडम, गलती आपकी है। मैं दूर से हारन दे रहा हूँ, मगर मैं बर वक्त ब्रेक ना लगाता तो। कार से वजीहा शख्स निकलते हुए नरमी से गोया हुआ। वो खासा मुहज्जिबो पुरवकार 30-35 साला शख्स था। ब्रेक ना लगाते तो फांस के फंदे पर भी झूलते नजर आते। अरे आपी छोड़िए ना, क्यों अपनी गर्मी की सजा उस बेचारे को दे रही हैं? गलती तो हमारी है, हम ही सड़क पर चल रहे हैं। हीरा ने उसको मुश्तअल होते देखकर सरगोशी की। आई एम सॉरी। आइए मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा जहां आपको जाना है। उसने गलती ना होते हुए भी माफी मांगी। नहीं मेहरबानी। आयजा का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। आ जाएं प्लीज, यहाँ दूर दूर तक कन्वेंस का नामो निशान नहीं है। चलो 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 ना आपी, बेचारा कितना इसरार कर रहा है। 1 घंटा हो गया है यहाँ धूप में कबाब की तरह फ्राई होते हुए, और मजीद इस सड़ी धूप में खड़े रहे तो जलकर खाक हो जाएंगे। हीरा को वो आदमी बहुत शरीफो भला मानस लग रहा था। तुम्हारी आदत है हर किसी पर फौरन एतबार करने की, जरा अकल भी इस्तेमाल कर लिया करो। एक अजनबी शख्स के साथ मुंह उठाकर जाने को तैयार हो गई हो। मैडम, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं, उसने बात सुनकर कहा, मगर वो कोई जवाब दिए बिना दूर से आते रिक्शे की तरफ बढ़ गई थी। अब्बा की असूल परस्ती बाज़ औक़ात बड़ी मुश्किल में डाल देती है, फिर मुतजाद इस पर अम्मा की उनके असूलों और रवायात की पासदारी करना भी कभी कभी जान का जंजाल साबित होती है। कितना समझाया कि अम्मा घर से गाड़ी ड्राइवर ले आएगा और हम आराम से शॉपिंग करके आ जाएंगे। अब्बा को कानो कान खबर नहीं होगी, मगर वो अम्मा ही क्या जो अब्बा की गैर मौजूदगी में भी अपनी ख्वाहिश पर कुछ कर गुजरे। आयजा ने रुमाल से पसीना पूंछते हुए कहा, अरे आपी, आपका तो गर्मी से कुछ ज्यादा ही बुरा हाल हो गया है। इतनी मुझे फील नहीं हो रही, और ये एसी वाली गाड़ियों का कमाल है। वो पेडिस्टल फैन का रुख उसकी जानिब करते हुए शौकी से गोया हुई।
शायद ठीक कह रही हो तुम। सुफियान ने मेरी कुछ ज्यादा ही आदत बिगाड़ दी है। खैर फिक्र ना करो, सफवान भी तुमसे इतनी ही शिद्दत से मोहब्बत करेगा। बस तुम्हारे एग्जाम्स हो जाएं, फिर जल्द ही तुम्हें देवरानी बनाकर ले जाऊंगी। मुझे वो बोंगा एक आंख नहीं भाता। मुझे नहीं करनी उससे शादी, ना ही आपकी देवरानी बनना है। वो मुंह बनाकर गोया हुई। दोनों वक्त मिल रहे हैं। ये दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है और तुम ओल फोल मुंह से निकाल रही हो। सोच समझ कर बोला करते हैं। उसी वक्त अम्मा चाय और समोसे लेकर आते हुए खुफगी से बोली, ठीक कह रही हैं अम्मा। पहले ही लोग हसद के मारे मरे जा रहे हैं कि मस्तवसत घर की लड़कियों को ऐसे अमीर कबीर लोग कैसे मिले, और तुम फालतू बोलकर सबके कलेजों में ठंडक डाल दो। अल्लाह नजरें बस से महफूज रखे हमारे रिश्तों को। आयजा ने उठते हुए माँ की हाँ में हाँ मिलाई थी। लिजा इस कैदे तन्हाई से बुरी तरह तंग आ चुकी थी। इधर वो शख्स था जो उसको यहाँ लाकर गोया भूल ही गया था। इधर किसी तरह वो माँ बेटियां वफादारी के हसार में इस तरह महव थी कि उसकी बड़ी से बड़ी महंगी से महंगी पेशकश ठुकरा चुकी थी। एक लफ्ज वो अपने साहिब के खिलाफ सुनने पर राजी नहीं थी। कोई राह फरार, कोई रास्ता निजात दिखाई नहीं दे रहा था। अजीब से बेरंग दिन गुजर रहे थे। जिंदगी रूठ कर साथ नहीं दे रही थी। आज ही उसने सोहनी और अल्लाह वसाई से गुजारिश की थी कि वो कुछ देर के लिए उसको कमरे से बाहर ले जाए। वो उनके हमरा ही आंगन की खुली फिजा में चहलकदमी करके वापस आ जाएगी। कमरे की घुटी घुटी फिजा में वो खुद को जहनी और जिस्मानी तौर पर बीमार महसूस करने लगी थी, मगर वो उसकी इल्तिजा रद्द कर गई थी। वो शख्स भी कई हफ्तों से नहीं आया था। शायद वो उसे किसी चिड़िया की मानी पिंजरे में कैद करके भूल गया था। हीर खिलाफे मामूल आज घर में अकेली थी। अल्लाह वसाई और सोहनी बाजार गई हुई थी और वो हस्बे आदत खिड़की से झांक कर उसको देख रही थी। सबज सिंधी कढ़ाई वाले सूट में उसके चेहरे की सुर्खियों सफेद रंगत सब्जे में खिले गुलाब की मानित लग रही थी। हीर उसके हुस्न से बेहद मुतासिर थी। सुबह से रात तक उसका यही काम था। वो बार बार उसको देखा करती थी। अब भी वो उसको पुरइश्तियाक निगाहों से देख रही थी कि लीजा ने कुछ सोचते हुए पहली बार उसकी तरफ बड़ी दोस्ताना मुस्कुराहट से देखा। वो उसकी मुस्कुराहट से घबरा कर जाने वाली थी कि बोल उठी, जाओ नहीं, मुझसे दोस्ती करोगी? वो खिड़की के पास आई। न न नहीं, मैं जा रही हूँ। प्लीज हीर, मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अम्मा ने मना किया है आपसे बात करने को। कौन बताएगा उनको? वो दोनों घर में नहीं है। अम्मा ने मना किया है आपसे बात करने को, और वो सोनी तो मेरा खून पी जाएगी अगर उसको मालूम हो गया कि मैंने आपसे बात की है। वो बुरी तरह खौफजदा दिखाई दे रही थी। मैं कह रही हूँ ना, जब तक तुम नहीं बताओगी उनको मालूम नहीं होगा। किस्मत से ये सुनहरी मौका हाथ लगा था और वो उसको गिनवाना नहीं चाहती थी। तुम मेरी दोस्त बनना नहीं चाहती हो? चलो ठीक है, नहीं दोस्त बनना चाहती हूँ, मगर वो अम्मा, सोहनी, साहिब, मैं कह रही हूँ ना, उनको कोई नहीं बताएगा। आप मुझसे कुछ पूछेंगी तो नहीं? तुम तो बेहद छोटी हो, तुमसे क्या पूछूंगी? मैं सिर्फ दोस्ती इसलिए करना चाहती हूँ कि तन्हा रह रहकर बोर हो गई हूँ। तुमसे हल्की फुल्की बातें किया करूंगी, वो सब की गैर मौजूदगी में, अगर तुम्हें मेरी दोस्ती मंजूर हो तो, वरना कोई बात नहीं, उसने रोहासी लहजे में कहा। और हीर जो दिल से चाहती थी उससे दोस्ती करना, महज खौफ की बिना पर वो तज़-बज़ब का शिकार थी। फिर उसकी आंखों में आंसू और उदास चेहरा देखकर वो फौरन हामी भर बैठी थी। यहाँ उनकी दोस्ती का आगाज बड़ा सुहाना हुआ था। लीजा को अरसे बाद खुशी का एहसास हुआ था। एक न्यूज़ सुनी आपने आंटी? हानिया बहुत पुरतजस्सुस अंदाज में अंदर दाखिल हुई थी। उसके चेहरे पर अजीब रंग फैले थे, मगर आयजा बेगम को यूं गुमसुम और निढाल पड़े देखकर वो अपना तजस्सुस भूलकर उनके करीब चली आई। अरे, आप एक ही रात के फीवर में इतनी वीक हो गई हैं कि पहचानी नहीं जा रही हैं। ऐसा क्या हुआ है आपको आंटी, जो आप इतनी निढाल लग रही हैं? वो गौर से उनके चेहरे को देख रही थी, जहां रात भर में उनके शगुफ्ता चेहरे पर पसमर्दगी, उदासी और कमजोरी छा गई थी। आंखें बुरी तरह सूजी हुई थी, पपोटे भारी हो रहे थे, जैसे वो सारी रात रोती रही हों। कुछ नहीं बेटा, तबीयत ने निढाल कर दिया और कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये कैसी तबीयत खराब हुई है कि आप किसी फूल की मानिंद मुरझा कर रह गई हैं? मुझे महसूस होता है कोई स्ट्रेस लिया है आपने।
जो आप मुझसे छुपा रही हैं। बताइए क्या हुआ है? प्लीज छुपाइए नहीं। जो भी हुआ है वो बताइए। आई प्रॉमिस मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। वो उनका हाथ पकड़कर इल्तिजाया अंदाज में गोया हुई थी। आपने कभी ये एहसास ही नहीं होने दिया कि मेरी कोई बेटी नहीं। शायद मेरी बेटी होती भी तो वो मेरी इतनी केयर ना करती जितनी आप करती हो। प्लीज आप मुझे बातों में ना उलझाएं। साफ साफ बताइए क्या हुआ है। किस तरह बताऊं और क्या बताऊं कि अपने माजी की कुछ गलतियों को बयान करना ऐसा ही है गोया खुद को उरियां करना, और ऐसा करना आसान नहीं है। माजी के अंधेरे दरीचों में जो वो कल से ठोकरें खाते हुए भटक रही थी, उन अंधेरी ठोकरों ने जिस्म का जोर जोर दर्द की आमाज का बना दिया थी। फिर भी वो उनको अंदर ही अंदर जब्त कर रही थी कि किस मुंह से बताइए कि वो किस बेदर्दी से लफ्जों की मार खाकर आई थी। लफ्जों की मार तलवार की धार से ज्यादा तेज और सख्त होती है। लहजों के उतार चढ़ाव का असर सांप के जहर से ज्यादा असर अंदाज साबित होता है, जो पल पल तड़पाता है और मरने भी नहीं देता। अरे आंटी, आप ठीक तो है ना? ये क्या हो रहा है आपको? वो अचानक उनका तेज होता तनफ्फुस और सुर्ख पड़ता चेहरा देखकर घबराई। बेटी घबराओ नहीं, मैं कुछ देर सोऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी, उन्होंने बढ़ती हार्ट बीट महसूस करके नकाहत भरे लहजे में कहा, और वो उनकी बदलती हुई हालत देखकर घबरा कर रह गई और फौरन खड़ी होकर बोली, रियली? आप सोकर उठेंगी तो फ्रेश होंगी? जी जी, आप बाहर जाकर किसी को भी ना बताइएगा। और हाँ, आप क्या खबर सुनाने वाली थी? एक दिन उनको रियली, आप सोकर उठेंगी तो फ्रेश होंगी। जी जी, आप बाहर जाकर किसी को भी नहीं बताइएगा। और हाँ, आप क्या खबर सुनाने वाली थी? एकदम उनको याद आया तो उन्होंने इस्तफसार किया। कुछ खास न्यूज़ नहीं थी। आपकी तबीयत ठीक होगी तो जरूर बताऊंगी। वो उन पर कंबल दुरुस्त करके बाहर निकल गई और साथ ही फानूस बंद करके डिम लाइट ऑन कर गई कि वो पुरसुकून होकर सो जाए। मगर वो जिस आग में जल रही थी वहां सुकून कहाँ था। कमरे का ये धीमा धीमा नीला अंधेरा माजी के स्याह अंधेरों में उन्हें खींच ले गया था। वो पार्टी से आई तो खासी पुरजोश थी। आते ही उसने सोए हुए मिकाइल के गाल चूमे और उठाकर सीने से लगाया, और वो इस वक्त चंद माह का था। बड़ी खुश दिखाई दे रही हो, क्या बात है? वो उसके बराबर बैठते हुए शौक लहजे में गोया हुई। जवाबन वो मुस्कुरा कर कहने लगी, आपी, मैं खुश ही नहीं खासी हैरान और परेशान भी हूँ। अरे हैरान हो परेशान क्यों? क्यों हो भाई? आज तो एक अफसानवी सीन हो गया मेरे साथ। अफसानवी सीन? लेकिन वो क्या? एलिजाबेथ की बर्थडे पार्टी में वो साहिब भी मद्दू थे दोपहर को, जिनकी कार से हम टकराए थे। कितनी माजरत की थी उन्होंने, आपने माफ नहीं किया था। भाई क्यों माफ किया जाए ऐसे लोगों को जो आंखें बंद करके ड्राइविंग करते हैं और सड़क को अपने बाप का माल समझते हैं। ओ नो आपी, आपका लहजा तो आग अभी तक बरसा रहा है। माफ भी कर दीजिए उनको। पार्टी में वो खुद मेरे पास आए और कहने लगे दोपहर को जो कुछ भी हुआ वो नादानस्तगी में हुआ, जिस पर बेहद शर्मिंदा थे। बार बार एक्सक्यूज कर रहे थे। बंदा बेहद डिसेंट और सोबर है, बा इखलाको बा मुरब्बत, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। वो हाल ही में अमेरिका से आया है। तुम हमेशा यूं ही ज़ाहरी परस्ती का शिकार रही हो। समझा समझा कर अब मुझे गुस्सा आने लगा है। क्यों हर किसी की बातों में आ जाती हो? वो लोग वो नहीं होते जो नजर आते हैं, और तुम्हें उससे इतने घुलने मिलने की जरूरत ही क्या थी? आयजा को उसकी सादगी और कम अकली पर यूं ही गुस्सा आ जाता था। मैं घुली मिली नहीं हूँ आपी। आप कोई बात करे तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। फिर वो एक शरीफ और नेक आदमी है, वगरना कोई इस तरह से माफी नहीं मांगता। तुम्हारे एग्जाम्स हो जाएं तो मैं तुम्हें देवरानी बनाकर ले जाऊंगी। मेरा देवर बेचारा उंगलियों पर दिन गिन गिन कर गुजार रहा है। वो बुरी तरह फरीफ्ता है तुम पर। एक तुम हो जो अपनी किस्मत पर नाजा नहीं होती हो। आयजा ने अपनी जानिब से बात रद्द कर दी। वो समझ रही थी उसका ये गुरेज वक्ती है, चंद दिनों में भूल जाएगी, मगर ऐसा कुछ ना हुआ। उस एक इत्तफाकिया मुलाकात के बाद भी दो तीन ऐसी ही मुलाकातें होती थी, और फिर उनमें गैर महसूस अंदाज में दोस्ती होती चली गई। उसका नाम अफान था। वो 30 साला शख्स गैर शादीशुदा था, जिसने चंद दिनों पहले ही कराची में रहाइश इख्तियार की थी। वो इस दुनिया में तन्हा था। माँ बाप को दुनिया से गुजरे अरसा बीत गया था। अजीजो अकारब
कोई नहीं थे। वो तन्हा जिंदगी गुजार रहा था। हीरा को उसकी खुश इखलाकी और शराफत भा गई थी, तो वो भी उसकी सादगी और खूबसूरती से खासा मुतासिर हो गया था। रफ्ता रफ्ता उनके दरमियान तकल्लुफ़ व अजनबियत की दीवारें गिरने लगी थी। वो उसके हजार बार इनकार के बावजूद कीमती तोहफ़े देने लगा था, और वो जो इन तोहफों से घबराती थी, उसकी मोहब्बत भरी जिद के आगे मजबूर होकर तो ले लिया करती थी, मगर वो बड़े मोहतात अंदाज में उन तोहफों को छुपा कर रखा करती थी। अलबत्ता उसमें से एक सेल फोन था, जो सब घर वालों के सोने के बाद अलमारी में रखे कपड़ों के नीचे से निकाल कर बात किया करती थी। फिर वो कॉलेज की क्लासेस अटेंड करके अफान के संग निकल जाया करती थी। अफान की मोहब्बत में वो इस कदर मदहोशो नडर हो गई थी कि ना अब्बा का रोब रहा, ना भाइयों का डर, हत्ता कि अपनी मंगनी भी याद ना रही थी। सफवान ने कितनी मर्तबा कोशिश की थी उससे बात करने की, मगर वो ये कहकर मना कर चुकी थी कि शादी से पहले मिलना, बात करना उसको पसंद नहीं, और दिल के हाथों मजबूर होकर वो सब भूल गई थी कि उसके एक इशारे पर भागी भागी जाती थी। तुम्हें जल्द अज जल्द उस लड़के का कुछ करना पड़ेगा मिकाइल, वगरना बात हमारे इख्तियार से बाहर निकल जाएगी। फिर तुम तो फंसोगे सो फंसोगे, मेरी बुरी तरह कमबख्ती आ जाएगी। जॉब से हाथ धोने के अलावा सजा अलग भुगतनी पड़ेगी। परेशान लग रहे हो, क्या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है? वो उठकर बैठा और संजीदगी से इस्तफसार किया। उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि ये केस जो किसी तरह सॉल्व नहीं हो रहा, अब महकमा मेरे हैंड ओवर करने वाला है। इसके पहले तुम रिजाइन कर दो। रिजाइन कर दूं? वो हैरत से बोला। ऑफ कोर्स, तुमसे मैं कब से कह रहा हूँ, इस जॉब में कुछ नहीं रखा। जब ये लोग मर जाते हैं ऐसे केसेस के दौरान, तो हुकूमत उनको सिर्फ तमगा शहादत देकर उनकी फैमिलीज को बेयारो मददगार छोड़ देती है। पलट कर देखती भी नहीं कि इन शहीदों के घर वाले किस तरह मर मर कर जी रहे हैं, भीख मांग रहे हैं या फाके कर रहे हैं। नॉट इम्पॉसिबल यार, इस फील्ड में आना मेरा जनून था। बड़ी मेहनत करके मैं ये जॉब हासिल कर सका हूँ। बिजनेस में मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं रहा, मुझे कभी 2 और 2 4 करने में दिलचस्पी नहीं रही। इंटरेस्ट नहीं है तो पैदा करो। तुम्हारा पैशन पूरा हो गया है, कई साल तुमने जॉब में गुजार दिए हैं, अब तुम मेरे साथ बिजनेस में शामिल हो जाओ। मैं इतनी जल्दी रिजाइन नहीं कर सकता, तुम इस मामले को क्लियर करो। घर पर मम्मा और आंटी कई बार पूछ चुकी हैं कि अल्लाह वसाई और उसकी बेटियों को वापस बुलवाओ। 1 माह का कहकर गई थी, 3 माह हो गए हैं। वैसे भी हानिया की बात पक्की हो गई है, वो लोग चट मंगनी फट ब्याह करना चाहते हैं, और तुम बिजनेस की उलझनों में इतना उलझे हुए हो कि 1 माह से तुमने वहां का चक्कर भी नहीं लगाया। दिस इज नॉट फेयर यार। मालूमात मैं लेता रहता हूँ वहां की। मालूमात का अचार डालोगे? जो करना है वो करो, मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। अगर ये सब किसी तरह मंजरे आम पर आ गया तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मूसा अज हद इज़्तिराबी कैफियत में था, और उस पर मुतजाद उस पर कोई असर होता दिखाई ना दे रहा था। उसका चेहरा यूं ही हर तासुर से आरी था। जवाब दो ना, अब क्या करोगे तुम? क्या करूं? दिल जलाने वाला अंदाज था। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ और तुम मुझसे उल्टा सवाल कर रहे हो। उसका दिल चाहा अपने बाल नोच ले। यही तो पूछ रहा हूँ, जिस तरह तुम रिजाइन नहीं कर सकते, इसी तरह मैं भी उसको नहीं छोड़ सकता। लेकिन इसको इस तरह रखने का फायदा क्या है? यहाँ फायदे और नुकसान की बात ही नहीं है। तुम्हारा इसको अगवा करने का मकसद पूरा नहीं हुआ अभी तक? नहीं, जब पूरा होगा तो छोड़ दूंगा। समझ में नहीं आता तुम चाहते हो आखिर क्या? फिलहाल तुम्हारा मुंह बंद देखना चाहता हूँ, वो चिढ़ कर बोला। मौसम बदलने लगा था। सर्दी बराए नाम रात तक ही महदूद थी। बहार का मौसम शुरू हो गया था। हवाएं खुशगवार हो गई थी। वो खिड़की में से दिखाई देते नीम के दरख्त से कुछ देखती रहती थी, जिसके जर्द पत्ते अब सब्जी माइल दिखाई देने लगे थे। मौसम बदल गया था, ना बदला तो वो उसका हाल ही था। वो किसी परिंदे की मानिंद कमरा नुमा पिंजरे में फुरफुराती रहती। ज्यादा दिल उदास होता तो खिड़की से झांक कर उस नीम के पेड़ को देखती रहती। हीर से दोस्ती करना भी फायदेमंद साबित ना हुआ था। शायद उन माँ बेटी को पता चल गया था। उनकी दोस्ती के मुतालिक उन्होंने उसको तन्हा घर में छोड़ना बंद कर दिया था। जहाँ भी जाती उसको साथ लेकर जाया करती थी। आज सुबह से उसकी तबीयत में बेहद बेचैनी थी।
दिल बुरी तरह से घबरा रहा था, रो रो कर अल्लाह से दुआएं मांग रही थी कि किस तरह भी यहाँ से निजात मिल जाए, इस कैद तन्हाई से आजाद हो जाए। माँ हद से ज्यादा याद आ रही थी, दिल कर रहा था धुआं बनकर उड़ जाए। बेबसी और मजबूरी के एहसास से वो रोने लगी। माँ अनसोहनी बड़ी अजलत में वहां दाखिल हुई और उसके नाश्ते के बर्तन समेटती हुई इतला दे गई कि वो लोग गोश्त सब्जी लेने मार्केट जा रही हैं और उसका दिल चाहा उससे इल्तिजा करे तो उसको भी साथ ले जाए या कम अज कम आंगन में टहलने की इजाजत ही दे दे। मगर फिर दिल मसबस का रह गई कि ये जानती थी कि उसके मुकाबिल में शायद पत्थर तो मोम हो जाए, मगर उससे नरमी की तवक्का रखनी फजूल थी। फिर भी वो बोली, तुम्हारा साहिब कब आएगा? वो मुझे यहाँ कैद करके भूल ही गया है। बताया क्यों नहीं कि किस जुर्म की सजा दे रहा है मुझे? साहिब रात में आएंगे, पूछ लेना खुद उनसे ही। वो जिस अजलत में आई थी उसी अजलत में ट्रे उठाकर चली गई। तेजी से उसके कदमों की चाप गुम होती चली गई और कुछ देर बाद दरवाजा बंद होने की आवाज आई। लीजा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसको महसूस हुआ आज उसकी दुआएं कबूल हो गई हैं, क्योंकि सोहनी बाहर से कुंडली लगाकर जाती थी। आज ना मालूम किस तरह दरवाजा बंद किया था, मगर कुंडी लगाना भूल गई थी। जब से ही वो दिल संभाले बैठी थी। अब जब उनके जाने का यकीन हो गया तो बुरी तरह धड़कते दिल और कांपते हाथ पांव के साथ वो दरवाजा आहिस्ता से खोलती हुई बाहर आई। तेज धूप के बाइस पहले चंद लम्हे उसकी आंखें ना खुल सकी और जैसे ही आंखें देखने के काबिल हुई तो वो इधर उधर देखे बिना दरमियानी दीवार में नसब दरवाजे की तरफ भरी। दरवाजा बाहर से बंद था। वो भागती हुई एक तरफ बने कमरों की तरफ आई। आज किस्मत उस पर मेहरबान हो चुकी थी। ये कमरा फुल फर्निश्ड, बिल्कुल शहरी वज़ाकता पर मुश्तमिल, जहां कोने में एक लकड़ी का दरवाजा था जो अंदर ही लॉक था। उसने लपक कर दरवाजा खोला और घर से बाहर आ गई। उसको शिद्दत से एहसास हुआ कि कैद और आज़ादी में क्या कैफियत होती है। उसकी नजरों के सामने दूर तक फैला खेतों का सिलसिला था। सबज पत्तों पर पीले रंग के फूल आंखों को जिंदगी बख्श रहे थे। सुर्ख ईंटों से बने मकानातों बाड़े खासे फासलों पे थे। ये भी उसके लिए फायदेमंद बात थी कि इस मकान के इर्द गिर्द कोई मकान ना था, मगर ना इतनी आसानी से राह फरार ना मिलती। उसके पास ज्यादा वक्त ना था। वो सीधी चलती हुई खेतों में घुस गई और भागने लगी। आते वक्त उसने सोहनी की आंगन में खुली चप्पल पहन रखी थी। खेतों का सिलसिला तवील था। वो भाग रही थी। चंद लम्हे सांस दुरुस्त करने के लिए रुकती। वो उनको खबर होने तक उनकी पकड़ से दूर होना चाहती थी कि मालूम था मार्केट से सौदा सलफ लाने और पकाने तक किसी को उसकी परवाह नहीं होगी। कयामत उन पर जब टूटेगी जब उन्हें खाना देने कमरे में आना होगा और उसे ना पाकर उनकी हालत देखने वाली होगी, और वो उस वक्त तक उनसे बहुत दूर जा चुकी होगी, उनके साहिब की गिरफ्त से भी दूर, जिसको रात को आना है। सूरज अपनी मंजिल की तरफ गामजन था। सुनहरी दोपहर शाम के गुलाबी आंचल में छुपी आहिस्ता आहिस्ता रात के सुरमई अंधेरों की तरफ भर रही थी। भागते भागते उसके पांव शाल हो गए थे। जहन माफ होने को था, मगर कई बार गिरने और शदीद प्यास के बावजूद वो रुकी नहीं थी। सूरज डूबने के साथ ही वो ऐसे इलाके में पहुंच गई थी जहां खेत खत्म हो गए थे और रेतला इलाका शुरू हो गया था। इर्द गिर्द मट्टी पत्थरों के टीले दिखाई दे रहे थे। अब उसकी हिम्मत टूट गई थी। वो बेसुध होकर रेत पर ऐसे गिरी कि आसपास का कोई होश ही नहीं रहा था। सारा दिन बड़ी सख्त और खटन मुसाफत में गुजरा था। सारा दिन के किसी लम्हे में वो हिम्मत नहीं हारी थी कि उसको उस घर से दूर होना था। और हमारा जहन हमारी सोचों के ताबे होता है। जब तक उस पर ये वहशत सवार थी तब तक हवासों ने भी साथ ना छोड़ा था। जहन भी मुस्तैद और चाको चुबंद था। जैसे ही बोझ से आजाद हुई हवासों ने साथ छोड़ दिया था और वो ना मालूम कब तक होशो हवा से बेगाना रही थी। मां अन किसी आवाज से वो होश में आई। पहले तो वो समझ ही ना सकी, उठकर फौरन बैठ गई। फिर जल्द ही वो फनकार दोबारा सुनाई दी। सामने ही बड़ा सा सांप कुंडली मारे बैठा था।